दोस्तों मुझे काफ़ी सवाल आते हैं, क्या ये एल्डिहाइड को हम परफ्यूम में यूज़ कर सकते हैं या डाइल्यूशन के लिए ये केमिकल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली दोस्तों अगर एक बार्बर भी बाल काटता है तो वो बाल काटने से पहले उसकी कारीगरी सीख लेता है। एक टेलर जब कपड़े बनाता है तो वो कपड़े बनाने से पहले उसकी कारीगरी सीख लेता है। अगर बार्बर बिना कारीगरी सीखे बाल काटे तो हेयर स्टाइल बिगड़ सकती है, और टेलर जब बिना कारीगरी सीखे कपड़े बनाए तो कपड़े खराब हो सकते हैं। बट दोस्तों एक परफ्यूमरी ऐसी फील्ड है जिसमें कई लोग घुस चुके विदाउट इसका एजुकेशन लिए और विदाउट इसकी कारीगरी सीखे। देन दोस्तों परफ्यूम बनाना एक ऐसी प्रोसेस है, केमिकल को मिक्सिंग करना और केमिकल का रिएक्शन। तो क्या दोस्तों ये केमिकल रिएक्शन से बॉडी पे इम्पैक्ट आ सकता है? क्या ये हार्मफुल हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। कई लोगों को तो अल्कोहल के बारे में नहीं पता है, वो मिथाइल अल्कोहल या दूसरे भी अल्कोहल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। कई लोगों को पता भी नहीं कि ये चीज़ डालने से क्या इम्पैक्ट आएगा और बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो वेंडर जो केमिकल बेच रहे हैं वो कुछ भी सिखा के बेच दे रहे हैं, और कई लोग विदाउट नॉलेज भी यूट्यूब पे आ चुके हैं और मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो परफ्यूमरी के अंदर कुछ एल्डिहाइड्स वगैरह भी डला दे रहे हैं जिसका पता नहीं आपको साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक स्टैंडर्ड और एक भरोसेमंद इंसान से ही आप मान लें। और आपको यूट्यूब के थ्रू एजुकेशन लेना है तो कुछ चुनिंदा स्टैंडर्ड लोगों से ही एजुकेशन ले। जैसे परफ्यूम गुरु वीडियोस के अंदर नोट्स के बारे में डिटेल में बातें करते हैं, और फिर फ्रैग ब्रदर कौशिक भाई जो है वो डिटेल में परफ्यूमरी को सिखाते हैं। मैं हूँ और दानिश भाई बुलवाक फ्रेगरेंस, देन तबस्सुम भी काफ़ी डिटेल के अंदर परफ्यूमरी सिखाती है। तो आप प्रॉपर नॉलेज वाले बंदों से ही एजुकेशन लें जिससे आप मिसगाइड ना हो। तो और दोस्तों ये केमिकल का यूज़ करने से बॉडी पे इम्पैक्ट आ सकता है, बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये चीज़ को आप समझ लें और सीख लें, फिर इस चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो क्या दोस्तों ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब चीज़ों का स्टैंडर्ड तय करती हो? तो हाँ दोस्तों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इफ्रा के बारे में, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन। इफ्रा एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो परफ्यूम और फ्रेग्रेंस के लिए सेफ्टी और स्टैंडर्ड बनाता है, और ये मेक श्योर करता है कि प्रोडक्ट सेफ है और बॉडी पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बेसिकली जब हम फॉर्मूला बनाते हैं या ये परफ्यूम बनाते हैं तो ये हर एक इंग्रेडिएंट को चेक करता है, क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो स्टैंडर्ड बना के कुछ चीज़ों को बैंड करता है या फिर रिस्ट्राइक लगाता है। कुछ केमिकल सिंथेटिक होते हैं और कुछ नेचुरल केमिकल भी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के ओक मॉस, जिस पर इफ्रा ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसको लिमिटेड मात्रा के अंदर यूज़ करना चाहिए। वैसे इंडियन मार्केट में तो काफ़ी कुछ चल जाता है, बट आपको अगर जब एक्सपोर्ट करना है या माल को बाहर निकालना है और एक ग्लोबल ब्रांड बनानी है तो इसके गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर इफ्रा रेड सिग्नल देता है तो आप मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लेके नहीं आ सकते। बेसिकली एक शुरुआत से परफ्यूम जब बनाते हैं तो ये वो फॉर्मूले को सिलेक्ट करता है, ना ही के फ्यूजन या फिर क्लोन्स। अब सवाल ये उठता है कि जब हम शुरुआत से फ्रेग्रेंस को बनाते हैं तो क्या इसके रूल्स एंड गाइड्स के हिसाब से हमको फ्रेग्रेंस में तब्दीली करनी पड़ती है? तो हाँ, करनी पड़ती है, क्योंकि हम जब एक विजन लेके परफ्यूम बनाते हैं तो हम दिमाग में क्रिएटिविटी लेके चलते हैं, बट उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चीज़ों को नक्की करना पड़ता है, वो चीज़ों को कट करना पड़ता है। तो इसकी फ्रेग्रेंस में स्लाइडली हमको तब्दीली करनी पड़ती है, और ये इंडस्ट्री के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है क्रिएटिविटी और सेफ्टी के बीच में। और कुछ लोग की मिथ है कि इफ्रा सिर्फ रिस्ट्राइक लगाता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और हम ये भी ना समझे कि नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। हमने ओक मॉस का एग्जाम्पल पहले ही दे दिया आपको। तो इफ्रा बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे लोगों का प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। बेसिकली जो परफ्यूम खरीदने वाले परफ्यूम लवर्स जो होते हैं उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है कि ये परफ्यूम इफ्रा के गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो दोस्तों परफ्यूमरी के लिए इफ्रा की गाइडलाइंस समझना बहुत जरूरी है। तो इफ्रा में प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करवाएं? इफ्रा के साथ डायरेक्ट काम करने के लिए आपको इफ्रा का पार्टनर बनना होगा, या फिर किसी ऑथराइज फ्रेग्रेंस पार्टनर के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा या फिर कोलैब करना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन भरनी होगी और इसके गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर इफ्रा आपके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, देन उसकी चीज़ों को चेक करेगा कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं। तो एक प्रोडक्ट बनाए तो इसका फाइनल फॉर्मूला बनाए और एक एक डिटेल उसके ऊपर मेंशन करे, और इफ्रा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट को यूज़ करें। ना ही कि किसी भी चीज़ में धड़ल्ले से आप एल्डिहाइड डाल दो, ये डाल दो, बूस्टर डाल दो। वो सब चीज़ एक स्टैंडर्ड से हट के हमको ले जाती है। बेचने को तो इलीगल भी कई चीज़ें बिकती है, बट उसका यूज़ करके वो सेफ्टी दे पा रहे नहीं दे पा रहे, ये इफ्रा तय करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि एम्बर ग्रीस के ऊपर भी रिस्ट्राइक है, उसको लेना या बेचना भी गैर कानूनी है। तो वो ये सब
गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। और फिर इफ्रा आपके फाइनल फॉर्मूला की टेस्टिंग करेगी, देन वो उसको ओके करेगी या तो फिर रिजेक्ट करेगी। और फिर इफ्रा आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जो बताता है कि आपका प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड है, यानी कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए सेफ है। यानी कि आप जो भी फॉर्मूला बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग हर फॉर्मूले का अलग अलग सर्टिफिकेट हमको लेना पड़ेगा। और इफ्रा अपनी गाइडलाइंस को चेंज करते रहता है, तो वो गाइडलाइंस के हिसाब से हमने अपने फॉर्मूला को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब शुरुआती तौर में क्रीड एवेंटस बना तो फिर कई रिस्ट्राइक के बाद क्रीड एवेंटस के अंदर तब्दीली करी गई, उससे वो फ्रेगनेंस का भी इम्पैक्ट पड़ा। बट हमको ये स्टैंडर्ड और सेफ्टी दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। और क्या इफ्रा की गाइडलाइंस इंडिया में फॉलो की जाती है? दोस्तों हाँ, फॉलो की जाती है, बट 90 to 95% लोग इसको फॉलो नहीं करते और वो जो तो भी बना के बेच रहे। ये एक लीगल प्रोसेस नहीं है, इसके ऊपर लीगल या कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, बट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। इंडिया में लीगल बाइंडिंग तो नहीं है, बट आपको इंडिया के बाद जब ग्लोबली आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये सर्टिफाइड काफ़ी ज़रूरी है। इंडिया की कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स और कई ऑर्गेनाइजेशन भी इफ्रा स्टैंडर्ड के साइड काम करती है, तो आपको आपका प्रोडक्ट इफ्रा से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा, फिर वो लोगों को देना पड़ेगा, जिससे स्टैंडर्ड का लोगों को अंदाजा हो। और फ्रेगरेंस बायर मेक श्योर करे कि ये सर्टिफाइड है या नहीं, और फ्रेगरेंस बेचने वालों को इफ्रा का सर्टिफिकेट ले। देन इंसानियत की भी बात होती है, हम किसी भी लोगों को ऐसी चीज़ ना दें जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो इफ्रा से आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलता है, कस्टमर्स को सेफ्टी मिलती है और ब्रांड को रेप्यूटेशन मिलती है। तो दोस्तों, परफ्यूम को खरीदने से पहले देखिए कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। इंडिया के अंदर सस्ते पर भी लोग काफ़ी जाते, उनको पता नहीं होता है उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है। देन हम भी जब परफ्यूमरी सिखाते तो हम लोगों को सलाह देते कि चुनिंदा इंग्रेडिएंट या चुनिंदा फिक्सेडिव का इस्तेमाल करें, जिससे आपके प्रोडक्ट की एक सेफ्टी हो। देन जो हम केमिकल्स के बारे में आपको सिखाते फॉर द फ्यूज़न एंड क्लोन बनाने के लिए, उससे ऊपर आप कभी भी कोई केमिकल का इस्तेमाल ना करें। और खरीदने वाले मेक श्योर करें कि अगला बंदा जेन्यून है। देन मुझसे जो लोग जुड़े और मुझसे जो लोग सीख लें, उनको जो मैं केमिकल्स के बारे में बताता हूँ वो केमिकल को लिमिटेड मात्रा में ही यूज़ करें जो मैं बताता हूँ। बेसिकली हम गैलेक्सोलाइट की भी बात करें तो अमेरिका में गैलेक्सोलाइट को भी ज़्यादा इस्तेमाल करने पर रिस्ट्राइक है। देन हम डिटेल में जाएंगे तो वो केमिकल को भी उतना ही इस्तेमाल करेंगे जो इफ्रा के गाइडलाइंस के हिसाब से चले। देन उसके बाद अगर आप शुरुआत से एक फ्रेगरेंस बना रहे हो तो उसको इफ्रा के अंदर सर्टिफाइड कराएं।